हमें इन 10 दिन में केमिस्ट्री को कैसे रिवीजन में लेकर आना है सो दैट कि हम बहुत अच्छे से इस एग्जामिनेशन में परसेंटाइल गेन करें। जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए, हमें आइसोमर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं अब तक जितना सीख चुका हूं मेरे लिए काफ़ी है, मेरे को सिर्फ उसी पे फोकस करना है, उसी में लिस्ट बनाना है, उसी में प्रैक्टिस करना है। कुछ लोगों का बहुत खराब सा एक मिथ डेवलप हो गया, नहीं सर मेरा पहले दिन एग्जाम गिरा है, सर मेरा चौथे दिन एग्जाम है, पहले दिन पेपर सिंपल होता है, चौथे दिन टफ होता है। ये कोई ट्रेंड नहीं होता। हेलो बच्चों, माई सेल्फ अश्विनी कुमार सिंह, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन जेई डिवीजन, गुवाहाटी विद्यापीठ। जैसा कि हम लोगों को पता है, जेई मेंस के एग्जामिनेशन में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और आई होप कि तुम सभी लोग अपने जेई मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। आज मैं तुम्हें यहां पर कुछ टिप्स देना चाहता हूं रिगार्डिंग केमिस्ट्री कि हमें इन 10 दिन में केमिस्ट्री को कैसे रिवीजन में लेकर आना है सो दैट कि हम बहुत अच्छे से इस एग्जामिनेशन में परसेंटाइल गेन करें। अगर हम लोग 2024 और 2025 जेई मेंस केमिस्ट्री का पेपर को एनालिसिस करेंगे तो देखो, जैसे 3 पार्ट केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज ऑलमोस्ट सेम दिया गया है, वहीं पे 2024 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा था, जबकि दोनों एग्जामिनेशन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया कि कुछ मेजर चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज इस एग्जामिनेशन में मोर देन 50% है। फॉर एग्जांपल डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पार्ट जो तुम्हारा कोरिलेट करता है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। अब जब मैंने यहां पर 8 चैप्टर्स का लिस्ट तुमको मेंशन कर दिया है, इसका मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि सर इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हमें सबसे पहले करने चाहिए सो दैट कि हम इफेक्टिवली इस पोर्शन में स्कोर कर सकें। यहां पर अगर मैं डी एंड ए ब्लॉक का बात करूंगा तो वहां पे तुम्हें KMNO4, K2Cr2O7 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरली अगर तुम ट्रेंड देखोगे तो क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि एक ही क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, किसमें से सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें से कौन सा कलर कंपाउंड है। आज की डेट में एक और क्वेश्चन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक कंपाउंड का नेम देगा, दे विल नॉट मेंशन देयर एटॉमिक नंबर एंड तुमसे पूछेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या। तो हमें इन पोर्शन पे फोकस करना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद रिस्पेक्ट टू SRP वैल्यूज। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स में आता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमें ट्रिक पता होना चाहिए कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के कैसे हमें एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे, एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ट्रेंड अगर देखोगे 4-5 साल का तो वहां पर वेंटो फैक्टर पे भी काफी क्वेश्चंस पुट अप किया गया है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से ली चैटरल्स प्रिंसिपल, और अगर आयनिक में आते हो तो बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, टाइट्रेशन। थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारा फिजिक्स से भी कोरिलेट करता है। हमें करना क्या चाहिए, हमें थर्मोकेमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच, और जब हम लोग बैक ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द वर्क डन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक ऐसा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहां पर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो इंक्लूड हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग ऑर्गेनिक में जब भी प्रिपेयर करने जाते हैं तो हमारा मेन एम रहता है कि हमको नेम रिएक्शंस पे फोकस करना चाहिए। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सभी नेम रिएक्शन को कवर अप किया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आज की डेट में अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम थोड़ा सा चीजों को कोरिलेट करना चाहें, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो मेजर पोर्शन को कवर करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए, हमें आइसोमर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा चीज, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोगों ने रिकॉल किया होगा 4d8 5d8 कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं मेटल इररेस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ द लिगेंड्स, वहां पर कोऑर्डिनेशन 4 के लिए हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो वो लिस्टिंग तुम्हें पता होना चाहिए, किस कंपाउंड का ऑर्बिटल इनर डी ऑर्बिटल है, आउटर डी ऑर्बिटल है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, हमें वो फोकस करने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल, देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे 4-5 साल से बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और तुम देखो, मैं इसको अभी तुम्हें दिखाता हूं कि किस तरीके से सेम क्वेश्चन, इनफैक्ट सेम डेटा भी पुटअप किया गया है। अगर तुमने वो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल किए होते तो तुम एग्जाम में डायरेक्टली वो क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं
हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है एनसीईआरटी पे। सेकंड, जेई मेंस में जब भी पेपर को बनाया गया तो ऑलमोस्ट वो सभी सिलेबस को कवर अप करते हैं। जैसे मैंने यहां पर अभी तुम्हें शो किया कि 8 चैप्टर्स ऐसे थे जहां पे वेटेज मोर देन 50% था, लेकिन रेस्ट चैप्टर्स भी तो हैं। लेकिन हमें प्रायोरिटी वाइज जब भी हम एक स्मार्ट वर्क करते हैं तो हमारा एम रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें वो चैप्टर लिस्ट बनाना चाहिए जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है और उस चैप्टर्स में कौन कौन से पोर्शन मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सो दैट कि जब मैं एग्जाम में अपियर करूं, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूं तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करे और मैं उस पेपर में अच्छा कर सकूं। अब यहां पर हम लोग देखो ऑब्जर्व करते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में केमिकल काइनेटिक्स में 3.1 पे एक्सरसाइज में मेंशन है। सेम क्वेश्चन देखो, इसका डेटा ऑब्जर्व करो अच्छे से। यहां ध्यान दो, 2024 में फिफ्थ प्लस शिफ्ट 1 में सेम क्वेश्चन पूछा गया विदाउट चेंजिंग द डेटा इटसेल्फ। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी में केमिकल काइनेटिक्स में एक्सरसाइज में मेंशन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस ये कि रिलेशन 99% और 90% के बीच में पूछा गया। वहीं पे इसी क्वेश्चंस को 6 अप्रैल 2024 को किस परसेंटेज पे, 99.9 और 90%। इसका मतलब अगर मैंने ये एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस किया होता तो मुझे सभी फॉर्मूला का भी आइडिया होता, क्या लॉजिक यहां पर लग रहा है वो भी पता होता और मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख के तुरंत सॉल्व कर सकता था। सेकंड, जो मैंने अभी बोला, केमिस्ट्री में आज की डेट में सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया जा रहा है वो प्रिंसिपल्स में। देखो हमने ड्यूमास मेथड में यहां देखो इस क्वेश्चंस में जो डेटा है ना सिर्फ वो 0.3 ग्राम और 50 ml। वहीं पे 2025 में ये सेम क्वेश्चन सिर्फ डेटा में 0.5 ग्राम और 60 ml के रेस्पेक्ट में दिया गया है। अगर मैं वहां क्वेश्चन किया होता तो एज इट इज ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊंगा। वहीं पे ये केरियस मेथड में इसने किसका परसेंटेज निकलवा रहा है, ब्रोमीन। डेटा देखो 0.15 0.12। वही 2025 में 24 जैन को डेटा में देखो 0.25 और 0.15। इसका मतलब है कि हमारा मेन जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो एनसीईआरटी बुक पे होना चाहिए, क्योंकि देखो एनटीए जब एक पेपर को फॉर्म कर रहा है तो उसका एम रहता है कि वो सभी सिलेबस को कंप्लीट करे। दूसरा चीज ये कि एनसीईआरटी का कौन कौन सा स्पेसिफिक पोर्शन है जो डायरेक्टली एग्जाम में दिया जाना चाहिए। अब हमारा यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमारे पास में जैसे कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं, उस 10 दिन में मुझे करना क्या है। पहला चीज, मुझे कोई भी नया टॉपिक नहीं सीखना है। मैं अब तक जितना सीख चुका हूं मेरे लिए काफी है। मेरे को सिर्फ उसी पे फोकस करना है, उसी में लिस्ट बनाना है, उसी में प्रैक्टिस करना है। सेकंड थिंग, इन 10 दिन में तुम्हारा सिर्फ एक ही एम होना चाहिए, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। मेरा सजेशन तुम लोगों को यह होगा कि तुम डेली एटलीस्ट 2 पेपर दो जिसमें एक मॉक टेस्ट पेपर हो और एक पीवाईक्यू। अब होगा क्या, नेचुरल टेंडेंसी है कि जब तुम पीवाईक्यू का पेपर देते हो तो तुम्हारा स्कोर बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, और एक मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें तुम्हारा पेपर में स्कोर कम हो जाता है। तो इसमें कोई कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आ चुका है डेफिनेटली उसमें तुम्हारा स्कोर ज्यादा होगा, लेकिन जब तुम्हारे पास में एक मॉक टेस्ट आता है उसमें वैरायटी ऑफ नए क्वेश्चंस भी एंटर करते हैं, इसलिए थोड़ा सा तुम्हारा मार्क्स कम रहता है। तीसरा चीज, हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हमारे स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, और बी कॉन्फिडेंट इतना होना चाहिए कि नहीं अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो सर मैं 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री पे हमें थ्योरी में लेस कॉन्सेंट्रेट करना है, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। सेकंड थिंग, मेरा सजेशन ये होगा इन आने वाले 5-6 दिन में तुम्हारे एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं ए टू जेड उन सभी को सॉल्व कर लो। सेकेंडली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे तो देखो हम ये मानते हैं कि मॉर्निंग टाइम में ना हमारा ब्रेन थोड़ा शार्प होता है, वहां पर हम चीजों को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड है, कुछ कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स से लाइन टू लाइन पढ़ो। पढ़ते टाइम पे जहां तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको हाइलाइटर से हाइड कर लो, सो दैट कि आफ्टर 2 डेज बाद मुझे वो पूरा चैप्टर नहीं करना है, मुझे सिर्फ वो हाइलाइटर्स को पढ़ना है, सो दैट कि मैं इजीली चीजों को रिकॉल कर सकूं। जब मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने तुमको बताया एल्डिहाइड कीटोन मेरे लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जो नेम इस रिएक्शन को इंक्लूड करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पोर्शन जीओसी, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर 2024 से पहले का ट्रेंड थोड़ा सा देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स और एमाइंस एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी से आउट ऑफ द बॉक्स कभी नहीं पूछा जाता। बायोमोलिक्यूल्स और एमाइंस हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए।
थोड़े से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ऑर्गेनिक के लिए कहां से अच्छे से क्वेश्चन करें। मेरा सजेशन सिर्फ ये होगा, जितने भी पीवाईक्यू उनको अगर तुमने अच्छे से सॉल्व किया है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। रेस्ट अगर और कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है उनको अच्छे से सॉल्व कर लो। अब मैंने यहां पर क्या किया है, ऑर्गेनिक के कुछ टेस्ट रिएक्शन हैं जिनको यहां पर स्पेसिफिकली नेम में डिफाइन कर दिया गया है, क्योंकि देखो समटाइम कभी ऐसा आ जाए कि बताओ इसमें से कौन सा टेस्ट है जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने यहां पर जितने भी ऑलमोस्ट टेस्ट हैं वो सबको मेंशन कर दिया गया है। इन टेस्ट को तुम सभी लोग नोट डाउन कर लेना। सेकेंड थिंग, मेक श्योर कि एग्जाम से पहले ये सभी टेस्ट तुमको पता हो, इन सभी का रिएक्शंस पता हो, इनके आउटकम्स पता हो। नेसेसरी नहीं है कि ये टेस्ट का नेम पूछा जाएगा, एक रिएक्शन दे देगा, उसका प्रोडक्ट इस टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मिल सकता है। तो ये मेजर पोर्शन है जो तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर देगा। अब मेरी तरफ से कुछ सजेशन, देखो सब बच्चों को, देखो एंजाइटी एक नेचुरल फिनोमेना है। जब हम किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना तो फियर होता है। मेरे टाइम पे मुझे भी डर लगा कि नहीं यार अभी एग्जाम में 10 दिन बचे हैं, नहीं 3 दिन बाद एग्जाम है, क्या होगा, पेपर टफ आएगा सिंपल आएगा। कुछ लोगों का बहुत खराब सा एक मिथ डेवलप हो गया, नहीं सर मेरा पहले दिन एग्जाम गिरा है, सर मेरा चौथे दिन एग्जाम है, पहले दिन पेपर सिंपल होता है चौथे दिन टफ होता है। ये कोई ट्रेंड नहीं होता। एनटीए ने जब ये पेपर बनाया है वो चाहता है कि सभी पेपर को फुल्ली एकदम बैलेंस्ड किया जाए। नो डाउट हम लोग कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि समटाइम एक पेपर में बहुत स्कोरिंग पेपर था जिसमें 99 परसेंटाइल लाने के लिए मोर देन 200 मार्क्स भी चाहिए। वहीं कुछ पेपर ऐसा भी है जहां 160 170 पे भी 99 परसेंटाइल लाना चाहिए। इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे एग्जाम में शुरू के 15 मिनट्स में हमें क्या फोकस करना है, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम एक एग्जाम में अपियर करते हैं और मुझसे इनिशियली स्टार्टिंग में मान लो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट हो जाए और फटाफट फटाफट आंसर लगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस देता है। पता थोड़ी देर बाद चल देता है कि नहीं यार मैं पेपर कर सकता हूं। वहीं पर अगर मुझसे मान लो 2-3 क्वेश्चन में टाइम लग गया, मैं एकदम फट से अपना जो कामनेस है वो खो देता हूं और मुझसे फिर पेपर में मिस्टेक होना स्टार्ट होती है। तो ये चीजें गलतियां हमें नहीं करनी, क्योंकि देखो अगर एक एग्जाम को तुम टफ और सिंपल किस पैटर्न पे डिफाइन करते हो, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन मतलब कितने, 2 3 4, इसका मतलब 21 क्वेश्चन तो मॉडरेट और इजी थे ना। तो अगर मेरे को कोई क्वेश्चन सिंपल लग रहा है तो मेरे को जल्दी से सॉल्व करना चाहिए। मुझे कोई टफ लग रहा है और तुम्हें लग रहा है कि इसमें मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तुम उसे स्किप करके पहले दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाओ और लास्ट में जब तुम्हारे पास में टाइम मिले देन उसको तुम अगेन रिव्यू करके सॉल्व करना। थोड़ा सा तुम्हें अपना स्ट्रेटेजी मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा कि अगर पेपर टफ और सिंपल हुआ तो मुझे किस वे में सॉल्व करना चाहिए। दूसरा चीज, हमें अपने स्ट्रॉन्गर चैप्टर्स पे वर्कआउट करना चाहिए। जो अभी रिसेंट पैटर्न बोलता है उसके अकॉर्डिंग हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सब ये मानते हैं कि केमिस्ट्री से स्कोरिंग पोर्शन है जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल गेन करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो फिजिकल और ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इनऑर्गेनिक में उनको लगता है कि सर याद कैसे करें, लेकिन जब मुझे पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छा खासा वेटेज आज की डेट में पूछा जा रहा है तो मुझे उस चीज पे फोकस करना चाहिए। और उसमें तुम्हें पता है जब मेरे को ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि एनसीईआरटी बुक से कुछ भी बाहर नहीं पूछा जाएगा तो मैं क्यों ना उसको अच्छे से रिवाइज करूं। लास्ट में हमें सब चीजों पे फोकस नहीं करना है। हम जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो हमें थियोरेटिकली पोर्शन को नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करना चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट, देखो तुम्हें हमेशा ध्यान देना, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है तो तुम सीधे जाओ न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू करो, तुम अच्छे से एग्जाम में दे पाओगे। अगर हम बहुत ज्यादा सिर्फ थ्योरी 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 करते रहे, क्लास में हमने क्या किया है, पूरे साल तो हमने क्लास में सिर्फ थ्योरी पोर्शन किया ना, रेस्ट पोर्शन तुम घर पे जाके प्रैक्टिस करते थे। आज भी हम वही बता रहे हैं कि कुछ नहीं, तुम अपने थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा फोकस ना करके सिर्फ न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।